हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वाली क्लास हमारी ख़त्म हो गई थी। आज से हम नया टॉपिक शुरू करते हैं। लास्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था, संविधान की प्रस्तावना टॉपिक कंप्लीट हो गया था। आज से जो हम टॉपिक शुरू करेंगे वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अपने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि भाई भारत का जो संविधान बना है या कि पूरा का पूरा भारत जो है वो किस तरीके से उसकी पूरी एक हिस्ट्री रही है। और ये जो टॉपिक आपका कंबाइंड हो जाएगा, ये टॉपिक आपका हिस्ट्री से भी लिंक हो जाएगा और आपका पॉलिटी से तो लिंक है ही, और हिस्ट्री से भी पूरी तरीके से आपका लिंक होगा। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे कवर होगी। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिसको आप बोलते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो आखिरकार हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर हम देखते हैं तो अंग्रेजों का भारत में आना, क्योंकि इससे पहले तो और उनसे पहले भी और कंपनीज आई थी, लेकिन अंग्रेज ही ऐसी थी, ब्रिटिश कंपनी ही ऐसी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भारत में स्थायी रूप से रह गई। इसके अलावा डच भी थी, पोर्तुगीज भी थी ना, लेकिन वो उतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रह गई। कौन सी आपकी महत्वपूर्ण रह गई? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में आप अगर देखते हो तो ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांसीसी कंपनी थी, लेकिन फ्रांसीसी कंपनी के द्वारा कोई चार्टर तो लागू नहीं किया गया, तो इसके हिसाब से आपकी कौन सी महत्वपूर्ण है? आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का अगर आप देखते हो तो 1600 में, 1600 के टाइम पे क्या आप देखने को मिलते हो? 1600 के टाइम पे आपको देखने को मिलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हुई? भारत में आई। क्या करने आई थी? व्यापार करने आई थी, ट्रेड करने आई थी। पूरी कोशिश थी उनकी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करना, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से प्रॉफिट कमाना। और देखो अब यहाँ पे इंडिया में क्या मिल रहा था? इंडिया में मिर्च थे, मसाला था, स्पाइसेस थे, तो ये सब चीज़ों की क्या रहती है? डिमांड बहुत ज़्यादा यूरोप में रहती थी, क्योंकि यूरोप क्या है? ठंडा क्षेत्र है। और यूरोप जब ठंडा क्षेत्र है तो वहाँ पे गोश्त, जो आपको मीट देखने को मिलेगा, तो अब उसके लिए आपको मिर्च मसाले की आपको ज़रूरत पड़ेगी, स्पाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी। और वो कहाँ पे मिलेगा आपको? वो स्पाइसेस आपको मिल रहा था इंडिया में, या कि फिर आप देख रहे हो इंडोनेशिया में, जिसे इंडोनेशिया को तो मसाला द्वीप ही कहा जाता था। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे आपको मसाले देखने को मिल रहे हैं, जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा कहाँ पे? यूरोप के कंट्रीज़ में। तो जैसे आपको पता है जब वास्को डी गामा भारत आया था 1498 में, है ना, 17 मई 1498 में जब वास्को डी गामा भारत आया था, फिर उसके बाद बहुत सारी अलग अलग लोग आए और उसी कवरेज में, उसी एक प्रक्रिया में ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई। तो अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, शुरुआत में क्या करने आई थी? वो केवल और केवल व्यापार करने आई। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ? कुछ ऐसी चीज़ें हुई, चूँकि हमारे यहाँ किसी प्रकार की लीडरशिप उतनी ज़्यादा थी नहीं। मुगल्स पूरी तरीके से अब धराशायी हो गए थे, मराठों की भी अब उतनी शक्ति नहीं रह गई थी। तो एक तरीके से केवल और केवल कौन बचे थे? अंग्रेज बचे थे। तो जिसके कारण अंग्रेजों ने फिर यहाँ तो आए थे व्यापार करने, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे उन्होंने प्रशासन करने लग गए। और उसके बाद फिर जो एक बार यहाँ पे आए तो फिर उसके बाद तो भैया आपको पता है 1947 में ही गए। यानी मतलब 1600 में अगर अंग्रेज आए यहाँ पे तो 1947 में गए। तो मतलब आप समझ लीजिए कि इतने सालों का इतिहास है अंग्रेजों का। लेकिन भाई इतने सालों का इतिहास है, लेकिन आखिरकार आपको देखने को मिलता है कब से अंग्रेज को बहुत ज़्यादा एक तरीके से जीत मिली? बक्सर का युद्ध, आपको पता है बक्सर का युद्ध जब हुआ उसके बाद ही अंग्रेजों को क्या मिला? दीवानी प्राप्त हुई, राजस्व प्राप्त हुआ बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। जब आपको बक्सर के युद्ध के बाद क्या हुआ? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। अब देखो दीवानी मतलब रेवेन्यू, अगर रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है मतलब अभी यहाँ से उन्हें प्रॉफिट मिल रहा है। और देखो जिसके पास रेवेन्यू है वो ये कोशिश करेगा ना कि भाई हमारे उस क्षेत्र में प्रशासन भी रहे, हमारी वहाँ पे गवर्नमेंट भी रहे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके? ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व प्राप्त कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे एकत्र कर सके। जिसके पास है शासन उसी के पास है ज़्यादा पैसा। तो ये चीज़ अंग्रेज समझ गए, इसलिए अब उन्होंने किसके ऊपर ध्यान दिया? अब उन्होंने ध्यान दिया यहाँ पर शासन करने के ऊपर। पहले केवल व्यापारिक कंपनी थी, लेकिन जब उनको रेवेन्यू मिला तो अब वो बढ़ करके वो शासन की ओर अग्रसर हो गई। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, दो टाइप से आपको देखने को मिलता है कि एक तो कंपनी का शासन आपको देखने को मिलता है शुरू में, और दूसरा आता है ताज का शासन, या ताज या कि फिर इसी को आप बोलते हो सम्राट का शासन।
जो वहाँ के किंग है, वहाँ की क्वीन है, उनका शासन। तो दो भागों में हम डिवाइड करते हैं। जो अंग्रेजों का शासन था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, या कि पूरा तरीके से ब्रिटेन का शासन था, उसे दो चीजों में हम डिवाइड करते हैं, एक तो कंपनी का शासन और दूसरा ताज याकी सम्राट का शासन। अब देखिए कंपनी का शासन के अंतर्गत क्या है। कंपनी का शासन के अंतर्गत एक चीज आप ये याद रखिए कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर शासन कर रही थी और ब्रिटेन को केवल और केवल वो क्या दे रही थी, यहाँ से पैसे दे रही थी। ब्रिटेन का इनडायरेक्ट हस्तक्षेप था, लेकिन डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं था, डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं था। तो वो था कंपनी का शासन, जो तुम्हें देखने को मिलता है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट जब से आए थे, कब तक, 1858 तक, 1773 से 1858 तक। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कंपनी का शासन कब से कब तक था। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1858 का, जब आपका एक तरीके से 1857 का जब आपका रिवॉल्ट होता है, ठीक है, रिवॉल्ट होता है, जब आपका आंदोलन होता है 1857 का क्रांतिकारी आंदोलन। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर ताज ने अपने हाथों में शासन संभाल लिया। इन सब चीजों को अपन देखेंगे आगे। ये हो जाएगा आपका 1858 से 1947 तक, ठीक है, जो था वो क्या था, ताज का शासन। तो अब इनको हम एक एक करके पढ़ लेते हैं कि कितने चार्टर एक्ट आए थे, हर एक चार्टर एक्ट की क्या महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं, ये सब चीज। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंपनी का शासन में रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। देखिए 1773 में क्या हुआ, कंपनी के कार्यों को पहली बार नियमित और नियंत्रित करने की कोशिश की गई। यानी इससे पहले कंपनी के कार्यों को नियमित नहीं किया जाता, रेगुलेट नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब ये पहली बार ये क्या हुआ कि कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की कोशिश की गई। तो इसके अंतर्गत पहली बार कंपनी के क्या किया गया, कंपनी के जो कार्य थे, जो कंपनी काम कर रही थी, उनको नियमित किया गया और उनको रेगुलेट किया गया या कि नियंत्रित किया गया कि भाई कंपनी के कार्य नियमित रूप से चलते रहे और कंपनी के कार्य नियंत्रित भी होते रहे। पहली बार कंपनी को एक व्यापारिक और प्रशासनिक निकाय माना। यानी इससे पहले क्या माना जाता है, कंपनी को केवल व्यापारिक कंपनी माना जाता है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि कंपनी को व्यापारिक कंपनी के अलावा प्रशासनिक कंपनी भी माना गया। एक प्रशासनिक कंपनी की जगह यहाँ पे प्रशासनिक निकाय, निकाय मतलब इंस्टीट्यूशन, एक प्रशासनिक निकाय के रूप में भी माना गया। तो ये दो चीज हुई 1773 में पहली बार। अब देखो 1773 में जब हुई तो कुछ बातें जो थी वो महत्वपूर्ण है, जो आपके लिए जानना जरूरी कि भाई रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कौन कौन सी चीजें हुई। तो देखिए सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ कि भैया आपको ये पता चलता है कि 3 प्रेसिडेंसी थी। कितनी थी, 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल और आपका सेकंड बॉम्बे और तीसरा मद्रास। तो 3 प्रेसिडेंसियां आपको देखने को मिलती है। 3 प्रेसिडेंसियां यहां ऐसे मैं लिख रहा हूं, ये आप समझिए ये वाले क्षेत्र में कि यहां पे आपको बंगाल वाला, ये आपको यहां पे बंबई वाला क्षेत्र और यहां पे मद्रास। 3 प्रेसिडेंसियां थी अंग्रेजों की, बंगाल, बंबई, मद्रास, 3 प्रेसिडेंसी। बंबई को बॉम्बे पहले बोला जाता था ना, बॉम्बे लिख लीजिए, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास। बंगाल आपका कहां पे स्थित है, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। बॉम्बे कहां पे स्थित है आपका, अरबियन सी, अरब सागर। मद्रास कहां पे स्थित है आपका, इंडियन ओशन, हिंद महासागर। ये 3 जगह आपको देखने को मिलती है कि 3 प्रेसिडेंसी है। और आप देख रहे हो तीनों प्रेसिडेंसी कहां पे स्थापित है, तीनों प्रेसिडेंसी वहां पे स्थापित है जहां से वो अपना व्यापार बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। यानी व्यापार ही महत्वपूर्ण है, ट्रेड ही महत्वपूर्ण है। जिसके पास ट्रेड उसके पास सारी चीजें। तो आप देखने को मिलता है कि भाई बंगाल में है और बंगाल में ही मेन है, राजधानी बंगाल को बना दी गई, पूरा का पूरा रेवेन्यू बंगाल में मिल रहा है।
दूसरा आपको मद्रास देखने को मिल रहा है, और तीसरा आपको बॉम्बे देखने को मिल रहा है। 3 जगह क्या थी, अंग्रेजों की प्रेसिडेंसी थी। तो 3 जगह अंग्रेजों की प्रेसिडेंसी थी। अब ये तीनों जगह क्या था कि तीनों चीजें ना एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्ट नहीं थी। मतलब बंगाल के गवर्नर ने कोई डिसीजन लिया, बॉम्बे के गवर्नर ने कोई डिसीजन लिया, मद्रास के गवर्नर ने कुछ डिसीजन लिया। तीनों एक दूसरे से क्या हो रहा है, एक दूसरे की लिंकिंग नहीं है। तीनों एक दूसरे से समन्वय बना करके काम नहीं कर रहे, कोऑर्डिनेशन नहीं है। जब कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा कि भैया बंगाल के गवर्नर ने अपने यहाँ कोई दूसरा कानून लागू किया, इसने कोई दूसरा, तो जिसके कारण क्या देखने को मिल रहा है, ओवरलैपिंग देखने को मिल रहा है। जिसके कारण आपको ये देखने को मिल रहा है कि जो आपकी कंपनी है वो उतनी अच्छी तरीके से वो कारगर नहीं साबित हो पा रही। तो अब आवश्यकता है कि भैया ये तीनों के बीच में एक क्या बनाया जाए, तीनों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बनाया जाए, एक समन्वय बनाया जाए। क्योंकि इससे पहले क्या हो रहा था कि भाई अगर बंगाल को भी किससे आखिरकार उसको मिल रहा था, ब्रिटेन से पूरे इशारे मिल रहे थे, पूरी सारी बातें पता चल रही थी। बॉम्बे को कहाँ से मिल रहा था, ब्रिटेन से। मद्रास को कहाँ से मिल रहा था, ब्रिटेन से। पूरी गाइडलाइंस पता चल रही थी कि भाई ये काम तुमको करना है। तो एक तरीके से क्या हो रहा है, एक तरीके से कम्युनिकेशन गैप भी है ना, ट्रस्ट इशू भी है, कम्युनिकेशन गैप भी है। तो उसको दूर करने के लिए क्या किया, बॉम्बे, बंगाल, मद्रास, ये तीनों का एक कोऑर्डिनेशन पॉइंट रखा गया और बोला गया कोऑर्डिनेशन में कि भाई बंगाल जो होगा ये तीनों में क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा। ये तीनों में बंगाल महत्वपूर्ण होगा। अब बंगाल क्यों महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बंगाल ही जो था सबसे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन कर रहा था, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र वही था, सबसे ज्यादा फर्टाइल जोन वही था, उर्वरक क्षेत्र वही था। तो जिसके कारण क्या हो रहा था, आपको ये देखने को मिल रहा है कि बंगाल को क्या कर दिया गया था, प्रमुख भूमिका में रख दिया गया था। तो पहली बार 1773 में क्या हुआ, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। भाई गवर्नर जनरल ये भी हैं, लेकिन इनके नाम के आगे केवल गवर्नर जनरल लग रहा था। लेकिन अब बंगाल के गवर्नर जनरल को केवल गवर्नर जनरल आप नहीं बोलोगे, बंगाल का गवर्नर जनरल बोलोगे। तो पहली बार क्या हुआ था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, बंगाल का जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। बंगाल का क्या नाम दिया, गवर्नर जनरल नाम दिया गया। ठीक है। अब इसके बाद जैसे बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया, तो भाई इसकी सहायता अभी अकेले तो काम करेगा नहीं, इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति का गठन कर दिया गया, एक वर्किंग कमेटी का गठन कर दिया गया। तो इनकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय वर्किंग कमेटी या कि कार्यकारिणी सभा का गठन कर दिया गया। इनकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारिणी सभा का गठन कर दिया गया। यहां तक क्लियर है, ठीक। अब देखिए, अब जब इसको प्रमुख बनाया गया तो अब यही पॉइंट कि अब बंगाल का गवर्नर जनरल मेन हो गए, अब उनके अधीन कौन हो गए, बॉम्बे और मद्रास। तो इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कौन हो गए, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी। अब बंगाल का गवर्नर जनरल ऊपर और उनके नीचे बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी। तो ये चीज थोड़ा सा आप याद रखिएगा। अब आगे अपन थोड़ी बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो तीसरा में नंबर, ये मैं नंबरिंग कर देता हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड में यहाँ पे कर देता हूँ। देखिए थर्ड क्या हो रहा है, थर्ड अब इस चीज को समझिए कि 1774 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। 1774 में पहली बार क्या किया, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। अब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के पीछे कारण क्या था, अब इस चीज को भी समझने की आवश्यकता है। देखो भाई, अगर अंग्रेज यहाँ पे चाहते हैं लंबा रुकना, तो भारतीयों को पहले ये तो विश्वास दिलाना पड़ेगा कि वो उनके कल्याण के लिए आए हैं, उनके वेलफेयर के लिए आए हैं। तो उनके वेलफेयर के लिए आने के लिए क्या आवश्यक है, सुप्रीम कोर्ट जो न्याय दे सके। तो अब अंग्रेज अपने आप को ही बोलेंगे ना कि हम न्यायप्रिय हैं, हम लोगों को जस्टिस देना चाहते हैं। क्योंकि इससे पहले भारत में तो क्या है, खाप पंचायत है, ग्राम पंचायत है। जो ग्राम पंचायत क्या कर रही है, विवादों से घिरी हुई है, जो अंधविश्वासों से घिरी हुई, जो ऐसे वर्डिक्ट दे रही है जो जमींदार के हित में। लेकिन हमने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। सुप्रीम कोर्ट क्या करी, सुप्रीम कोर्ट ये इन सब चीजों को किनारे कर रही। सुप्रीम कोर्ट बोल रही कि भैया
देखिए वही यहाँ पे न्याय उन्हें ही मिलेगा जो सही होगा। तो एक तरीके से ये दिखा करके, सुप्रीम कोर्ट का गठन दिखा करके अब अंग्रेज क्या कहना चाहते हैं कि हम न्यायप्रिय हैं, हम कल्याणकारी राज्य हैं, और ये कहना कि हम यहाँ से अंधविश्वास को खत्म करने आए हैं और यहाँ पे चूंकि भारतीय अपना शासन अपने आप नहीं चला पा रहे हैं इसलिए हम आए हैं। तो ये इसको प्रूव करने के लिए 1774 में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। ठीक है, अब इसके अलावा और क्या चीज हुई, देखिए यहां तक तो ठीक है। 1774 में इसके अलावा और क्या हुआ, देखिए इसके अलावा और हुआ कि कंपनियों को व्यापार करने, जो कंपनी जो है निजी व्यापार करने यानी अपने से जो व्यक्तिगत व्यापार कर रही थी कंपनी के कर्मचारी, उपहार लेने और रिश्वत लेने, जो ब्राइब लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया। इस चीज को समझिएगा कि कंपनियों के कर्मचारियों को व्यक्तिगत व्यापार, जो कंपनी के कर्मचारियों को व्यक्तिगत व्यापार, जो इंडिविजुअल वो ट्रेड कर रहे थे उसके ऊपर रोक लगाए गए। इसके अलावा और किसके ऊपर रोक लगाए गए, रिश्वत के ऊपर रोक लगाए गए, जो ब्राइब लेते थे, एवं उपहार के ऊपर आरोप लगाया, जो गिफ्ट मिला करता था। इन सब के ऊपर क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया गया, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया। अब ये क्या है भाई, व्यक्तिगत व्यापार। आखिरकार क्यों रोक लगाई जा रही है व्यक्तिगत व्यापार के ऊपर, इस चीज को भी समझिए। व्यक्तिगत व्यापार के ऊपर रोक इसलिए लगाई जा रही है बिकॉज ऑफ अंग्रेजों को ये दिख रहा है अगर हर कोई व्यक्तिगत व्यापार करेगा तो इसका क्या लॉस होगा। अगर हर कोई व्यक्तिगत व्यापार करेगा तो इसका लॉस ये होगा, जो कंपनी जो डायरेक्ट व्यापार कर रही थी उससे उनको प्रॉफिट हो रहे थे, लेकिन हर एक कर्मचारी अगर व्यक्तिगत व्यापार कर रहा है तो कंपनी को लॉस होगा, और जब कंपनी को लॉस होगा तो कंपनी बोलेगी कर्मचारियों को कि तुम क्या कर रहे हो भाई, तुम्हारे चक्कर में क्या हो रहा है, हमारा लॉस हो रहा है। तो उनके व्यापार पर प्रतिबंध लगाएगा। रिश्वत लेने से क्या हो रहा था, अंग्रेजों की छवि खराब हो रही थी, और अंग्रेजों की छवि, चूंकि पूरी छवि के ऊपर, इमेज के ऊपर ही बात हो रही है, क्योंकि अंग्रेज यहाँ पे अब शासन करना चाहते हैं, और शासन छोटा नहीं शासन करना चाहते, लंबा शासन करना चाहते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या जरूरी, अपनी इमेज सुधारना, और अपनी इमेज सुधारने के लिए वो क्या करेंगे, कंपनी के कर्मचारी को बोलेंगे अब तुम किसी से रिश्वत मत लेना, किसी से उपहार मत लेना, किसी से गिफ्ट मत लेना। वैसे भी कौन गिफ्ट उनको अपनी इच्छा से दे रहा था, लेकिन चूंकि दबाव था, चूंकि भैया वो मालिक है, साहब है, तो साहब को कुछ ना कुछ तो भेंट देना पड़ेगा। तो इस तरीके से इन सब चीजों के ऊपर प्रतिबंध लगाएगा। तो आई थिंक 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ 4 बातों के ऊपर ध्यान दिया गया था। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। सेकंड, जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसके अधीन रख दिया गया बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर जनरल को। थर्ड हो गए 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई, जिसमें 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 3 अदर जो जस्टिस थे वो थे। फिर कंपनियों के कर्मचारियों को व्यक्तिगत व्यापार, आपका रिश्वत, और तीसरा अगर बात किया जाए तो उपहार, ये 3 लेने पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो ये हो गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब देखो जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आएगा तो अब विवाद तो होगा। तो 1781 में क्या आ रहा है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है, बंदोबस्त कानून, उसको देखते। चलिए इसके बाद जो हमारा आता है 1781 में 1781 का बंदोबस्त कानून, या कि इसी को इंग्लिश में बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब ये अपने में एक महत्वपूर्ण है कि भाई एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या होता है, बंदोबस्त कानून क्या होता है। तो क्वेश्चन तो आपसे सबसे पहले यही पूछ लेगा कि भाई ऐसा कौन सा एक्ट है जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। तो ये याद रखिए 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब सेटलमेंट किन किन लोगों के बीच है, अब इस चीज को बहुत अच्छे समझने की जरूरत है कि भाई सेटलमेंट हो रहा है, जो आपने देखा 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई। तो भाई जब सुप्रीम कोर्ट का गठन होगा तो क्या करेगा, वो न्याय देगा। जब वो न्याय देगा तो भाई किसको दिक्कत होगी, गवर्नर जनरल को दिक्कत होगी। अब देखिए इस चीज को समझिए। अच्छा देखो कोई किसान है, अब ये मान लेते हैं ये एक फार्मर है, एक किसान है।
अब किसान से क्या किया जा रहा है भाई, किसान ही से ही शोषण किया जा रहा है। और अंग्रेज क्या है, अंग्रेज अब अपने से डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, अपने से डायरेक्ट रेवेन्यू तो कलेक्ट कर नहीं सकते, राजस्व वसूल नहीं सकते, तो वो क्या करेंगे, वो किसको नियुक्त करेंगे, वो नियुक्त करेंगे जमींदार को, लैंडलॉर्ड को, वो नियुक्त करेंगे जमींदार को। अब देखो जमींदार को अब उन्होंने नियुक्त कर दिया और जमींदार को बोल दिया गया कि भाई ऐसा करो कि तुम्हें इतना रेवेन्यू लेकर के आना है। यानी ये मान लेते हैं कि जमींदार को बोल देगा कि 100 रुपये तुम्हें रेवेन्यू कलेक्ट करना है। अब जमींदार को लग रहा है भाई साहब 100 रुपये कलेक्ट करना है, और अगर मैं 100 रुपये ही किसान से कलेक्ट करता हूँ, जमींदार बोल रहा है अगर मैं 100 रुपये ही किसान से कलेक्ट करता हूँ तो इसको क्या होगा, मुझे लॉस, मुझे प्रॉफिट क्या है, इंपॉर्टेंट तो क्या मेरा प्रॉफिट कहाँ पे है। तो ये जमींदार बोल रहा है कि भैया जब 100 रुपये अंग्रेजों के लिए मेरे को रेवेन्यू कलेक्ट करना है तो ऐसा ना करूं कि मैं 100 रुपये की जगह 150 रुपये कलेक्ट करूं या कि 200 रुपये कलेक्ट करूं। 100 रुपये तो मुझे कलेक्ट करना था, लेकिन उसकी जगह अगर मैं 150-200 रुपये कलेक्ट करता हूं तो 50-100 रुपये क्या आएगा, मेरे जेब में जाएगा। तो अब यहां से क्या आएगी, शोषणकारी प्रवृत्ति। अब यहां से एक्सप्लॉयटेशन जो बहुत हाईली लेवल पे आपको देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जमींदार को 100 करना था, अब जमींदार ने किया 150 रुपये। अब जमींदार ने जब किसान से 150 रुपये वसूले तो भाई अब किसान क्या करेगा भाई, उतना तो पैसा भी होना चाहिए ना। तो अब किसान की जितनी क्षमता थी उतना दिया, लेकिन एक टाइम के बाद अब किसान के पास क्षमता ही नहीं। और किसान क्या होगा, एकजुट हो गए। किसानों ने बोला कि भैया हम यूनिटी बना लेते हैं। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट क्या दे रहा है, न्याय दे रहा है, और सब लोगों ने यूनिटी बना करके एक वकील अपॉइंट कर लिया और एक वकील अब उनका केस लड़ रहा है। और जब वकील केस लड़ रहा है तो भाई ये जो केस है, ये केस कहाँ गया, सुप्रीम कोर्ट में गए। अब जब ये केस सुप्रीम कोर्ट पर गया तो सुप्रीम कोर्ट ने छानबीन की। सुप्रीम कोर्ट ने जब छानबीन की तो उन्हें पता चला कि भैया जमींदार के द्वारा तो 100 रुपये ही वसूल करने थे, लेकिन जमींदार ने कितना किया, 150-200 रुपये वसूल करे। तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट बोलेगा जमींदार को कि भैया तुमने तो एक्स्ट्रा वसूले तो तुम वापस करो। ये एक थ्योरेटिकल बात है, हालांकि इतना पूरा नहीं हुआ, चूंकि अधिकांशक जो जज थे वो तो यूरोपीय जज थे, इतनी सारी चीज़ें नहीं हुई। लेकिन मान लीजिए ऐसी चीज़ें हो रही हैं, अगर 100 केस में 1-2 केस भी अगर ऐसे हो रहे हैं तो फिर उसका प्रभाव पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई जमींदार को कि तुमने तो एक्स्ट्रा कमाया है, वो वापस करो। अब जैसे जमींदार को पता चला कि भाई साहब हमें वापस करना है, जमींदार तुरंत किसके पास पहुंच गए, जमींदार तुरंत पहुंच गए अंग्रेज के पास, गवर्नर जनरल के पास। गवर्नर जनरल के पास पहुंच के बोला कि साहब क्या बात कर रहे हैं, आपने बोला 100 वसूलने के लिए, लेकिन हम तो भाई थोड़ा तो हमारे जेब में भी जाने दीजिए, तो हम 150 वसूल कर लिए, तो थोड़ा तो आप हमारे समझिए। तो गवर्नर जनरल ने बोला कि ठीक है तुमने 150 वसूले हैं तो ऐसा करो कि 25 तुम और लाओ। यानी मतलब अब जमींदार से भी ले रहा है कि ठीक है हम मांडवाली करवा लेते हैं, हम सेटलमेंट करवा देते हैं, लेकिन तुम 25 एक्स्ट्रा लाओ। तो 25 अब जमींदार ने फिर से अंग्रेज के साथ शेयर कर लिए, तो अंग्रेज को फिर यहाँ पे प्रॉफिट लगा। लेकिन ऐसे करके वो बार बार कोर्ट कचहरी के मामले में नहीं फंस सकता। उसने बोला कि भैया कोर्ट कचहरी का मामला बड़ा टेढ़ा है भाई, ऐसे नहीं फंसने का है। तो उसने बोला कि ठीक है ये कोर्ट कचहरी वाला मामला ही हटाया जाए, जो हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में लाया था उन चीज़ों में कुछ परिवर्तन कर दिया जाए। उन चीज़ों में परिवर्तन करना ही क्या है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट है। ठीक, अब देखिए क्या परिवर्तन किए गए। जो सबसे पहले का परिवर्तन है, सबसे पहले तो भाई जो बंगाल का गवर्नर जनरल था ना, जो कोर्ट के पास जो केस जा रहे थे ना, वो सब केसेस को इधर उधर कर दिया गया। या कि इसको और अच्छे से हम कर सकते हैं कि बंगाल के गवर्नर जनरल, या कि सारे ही गवर्नर जनरल, बंगाल का भर क्यों, पूरे ही गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी के द्वारा किए गए कार्य सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर। यानी गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी के द्वारा किए गए कार्य सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर हो गए। अब इस चीज़ को समझने की बहुत ज़्यादा जरूरत है कि क्या बोल रहे हैं कि भाई गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी अगर किसी प्रकार का कोई डिसीजन लेती है तो वो सुप्रीम कोर्ट के दायरे में नहीं आएगा। ठीक है,
हटा दिया गया। तो ये एक अपने में महत्वपूर्ण काम हो गया। चलिए, तो जो पहला हो गया, अब सेकंड कौन सा है? अब देखिए, सेकंड ये बोला गया जो राजस्व संबंधी मामले हैं वो सब अब सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे, बल्कि कहाँ पे आएंगे? गवर्नर जनरल के पास आएंगे कि भाई जो राजस्व संबंधी मामले को भी क्या कर दिया? सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया कि अब राजस्व संबंधी जो मामले हैं या कि राजस्व संबंधी जो विवाद हैं, जो रेवेन्यू रिलेटेड जो डिस्प्यूट है, वो सब अब क्या है? सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर है। वो सुप्रीम कोर्ट का उसमें न्याय नहीं आएगा, वर्डिक्ट नहीं दे सकते। तीसरा बोला जा रहा है कि कलकत्ता के जितने भी निवासी हैं, जितनी भी वहाँ की पॉपुलेशन है, कलकत्ता के निवासी सभी को किसके अंतर्गत लाया जाएगा? सभी को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाया जाएगा। यानी कलकत्ता के निवासी अब सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है कि भाई अगर कलकत्ता में किसी प्रकार का कोई दिक्कत होगी तो सब सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। वो आप खत्म करिए ग्राम पंचायत, राम पंचायत, खाप पंचायत वाला हिस्सा, ये कहना था सुप्रीम कोर्ट का। और भाई देखो, सुप्रीम कोर्ट चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट के कौन है? यूरोपीय जज है। तो अब वो तो नहीं जान रहे हिंदुओं की क्या है भैया, हिंदुओं की क्या न्याय व्यवस्था है, मुस्लिमों की क्या न्याय व्यवस्था है। तो बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को कि भैया तुम ऐसा करो कि हिंदू का एक पंडित लगा लो, मुस्लिम का एक मौलवी लगा लो। वो मनुस्मृति के बारे में बता देगा और एक बता देगा तुम्हें सरिया के बारे में, और यहाँ के जो कानून है उन्हीं के अनुसार इनका चल रहा है, तो भाई इसको सीख लो ताकि विवाद ना हो। तो पंडितों को लगा दिया गया, और दूसरा किसको लगा दिया गया? पंडितों के अलावा लगा दिया गया आपके मौलवियों को, कि भाई आगे आने वाले समय में विवाद ना हो। तो ये हो गया। इसके अलावा और क्या किया गया? अब देखो, प्रांतीय न्यायालय का भी गठन होने लग गया था। कुछ प्रांतीय न्यायालय का गठन हुआ तो जो प्रांतीय न्यायालय से जो केस आ रहे हैं वो अब सुप्रीम कोर्ट में नहीं आने चाहिए, उसकी जगह किसके पास? गवर्नर जनरल के पास आने चाहिए। ये भी कहा गया कि भाई जो प्रांतीय न्यायालय है, जो प्रांतीय न्यायालय के पास जो केस आ रहे हैं, या कि प्रांतीय न्यायालय से जो केस आ रहे हैं, मतलब किसी ने क्या किया, प्रांतीय न्यायालय के पास कोई केस रखा था, वहां पे उसने केस हार गए, तो अब वो क्या कर रहा है? आगे आने वाली कोर्ट के ऊपर क्या कर रहा है? वो वहां पे वर्डिक्ट, वो दोबारा वहां पे केस दायर कर रहा है, अपील दायर कर रहा है। तो वो बोला जा रहा है कि जो प्रांतीय न्यायालय से जो अपीलें आएंगी वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे, बल्कि वो गवर्नर जनरल के पास आएंगे। कि भाई प्रांतीय न्यायालय की जो अपील है वो गवर्नर जनरल के पास आएगी, ना कि सुप्रीम कोर्ट के। भाई वहां पे भी किसी प्रकार का विवाद ना हो ना, वहां पे भी किसी प्रकार के विवाद नहीं मांगता इनको। तो इस तरीके से क्या किया गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट की 4 बातें महत्वपूर्ण है। गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी के द्वारा किए गए कार्य को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर, राजस्व संबंधी मामले भी क्षेत्राधिकार से बाहर। तीसरा, कलकत्ता के निवासियों को भैया सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत लाना है, और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है उसको बोल देना कि भाई पंडित और मौलवियों को अपॉइंट करो, ताकि हिंदुओं की और मुस्लिमों की कानून व्यवस्था को तुम अच्छे से जान सको। और चौथा बोला है कि भाई प्रांतीय न्यायालय के द्वारा, प्रांतीय न्यायालय से जो अपील आ रही है वो अपील सुप्रीम कोर्ट में न जाकर के बल्कि गवर्नर जनरल के पास आएगी। तो इतनी बातें क्या की गई? 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के अंतर्गत कही गई। 1781 के एक्ट के बाद अब आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ये भी अपने में महत्वपूर्ण है। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब देखो ये पिट्स इंडिया एक्ट क्या है भाई साहब, ये सबसे पहले समझने की जरूरत है कि अब देखो पहली बार क्या था, कंपनी के कार्यों को पृथक किया गया था। कंपनी के वाणिज्यिक कार्यों को, कंपनी का जो कमर्शियल वर्क है और कंपनी के जो राजनीतिक कार्य उनको सबसे पहली बार अलग किया गया। तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी के वाणिज्यिक मतलब कमर्शियल जो उसके वर्क थे, जो व्यापारिक कार्य थे, और राजनीतिक कार्य को अलग किया गया।
यानी कंपनी के वाणिज्यिक कार्य को और कंपनी के राजनीतिक कार्य दोनों को अलग अलग कर दिया। बोला गया भाई एक ही संस्था नहीं होनी चाहिए जो दोनों कामों को संभाले, एक नहीं बल्कि दो संस्थाएं होनी चाहिए। तो यहां से क्या शुरू है, द्वैध शासन शुरू हुआ, यहां से द्वैध शासन की स्थापना हुई, द्वारकी स्टार्ट हुई। अब द्वैध शासन में दो अलग अलग इंस्टीट्यूशन का गठन किया गया, दो अलग अलग बॉडी का गठन किया गया। एक हो गई आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और एक हो गई बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ, दो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थी उसको दे दिया गया कि भाई ये व्यापारिक कंपनी संभालो, व्यापारिक मामले किसके पास रहेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। चूंकि क्या है, व्यापारिक मामले अब उतना ज्यादा महत्वपूर्ण व्यापारिक मामले नहीं रह गए, क्योंकि अब कंपनी को यहाँ पे लंबे समय तक रहना है। अंग्रेज चाह रहे हैं कि अब कंपनी यहाँ लंबे समय तक रहे और इसका प्रॉफिट हमें मिलता रहे। तो उसके लिए आवश्यक है कि भैया कंपनी के जो काम है उनको बहुत अच्छे तरीके से किया जाए। तो दो अलग अलग इंस्टीट्यूशन का गठन कर देगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब देखो, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थी व्यापारिक मामले, उनको क्या काम दिया गया था कि व्यापारिक मामले संभालेंगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्या दे दिया गया था, राजनीतिक मामले संभालेंगे। तो इस तरीके से पिट्स इंडिया एक्ट क्या हुआ, द्वैध शासन के लिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि भाई द्वारकी जो थी द्वैध शासन किस एक्ट के तहत शुरू किया गया, तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किया गया। कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया गया। तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए भी महत्वपूर्ण आता है। इसके अलावा और कुछ छोटी छोटी बातें कही गई कि पहली बार कंपनी के जो क्षेत्र है, जो कंपनी के द्वारा जिन जिन क्षेत्रों पर क्या किया रूल किया जा रहा था, उन सबको क्या किया, ब्रिटिश प्रभुत्व का क्षेत्र कहा गया। तो पहली बार ब्रिटिश प्रभुत्व, ब्रिटिश सॉवरेनिटी के क्षेत्र, ब्रिटिश सॉवरेनिटी रीजन का नाम दिया गया था इसी एक्ट के तहत कि भाई ब्रिटिश प्रभुत्व का क्षेत्र नाम दिया गया, क्या, ब्रिटिश प्रभुत्व का क्षेत्र पहली बार कहा गया कि भाई ठीक है। इसके अलावा पहली बार कंपनी को प्रशासनिक निकाय के रूप में महत्वपूर्ण माना गया। देखो, राजनीतिक मामला मतलब प्रशासनिक निकाय, या कि राजनीतिक मामले के मामले में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया। तो पहली बार कंपनी को प्रशासनिक निकाय के रूप में ज्यादा माना गया। यानी अब व्यापार उतना महत्वपूर्ण नहीं, प्रशासन ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे पहले क्या हो रहा था, व्यापार ज्यादा महत्वपूर्ण थे लेकिन प्रशासन थोड़ा कम महत्वपूर्ण था। अब क्या हो गया, ज्यादा महत्वपूर्ण प्रशासन। तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत इतनी बातें कही गई थी कि कंपनी के वाणिज्यिक कार्यों और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग किया गया, द्वैध शासन लाया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन कर दिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कर दिया गया। जो डायरेक्टर व्यापारिक मामला संभालेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामला संभालेगा। फिर उसके बाद जो पहली बार, जो इससे पहले जो कंपनी का क्षेत्र था उसको ब्रिटिश प्रभुत्व का क्षेत्र नहीं कहा जा रहा था, अब पहली बार ब्रिटिश प्रभुत्व का क्षेत्र कहा गया। और इसे अब पहली बार प्रशासनिक निकाय ज्यादा महत्वपूर्ण दिया गया कि भाई ज्यादा महत्व प्रशासनिक क्षेत्र में है ब्रिटिश का। तो ये हो गया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो इतनी चीजें हमारी कंप्लीट हो गई, 1784 तक हम कंप्लीट कर लिए। चलिए, तो यहाँ हम इतना कंप्लीट करते हैं। अगले वाले में हम क्या करेंगे, इससे आगे का कंटिन्यू करेंगे, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप थोड़ा उसे कंटिन्यू करते जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही। ये क्या करते हैं हम, धीरे धीरे हम चीज़ों को और अच्छे से बढ़ाते हैं ना। तो आप लोग साथ में रहिए, जितने लोग जुड़े हुए हैं वो कोशिश करिए कि आप रहें साथ में, यानी थोड़ा सा भरोसा करिए, चीज़ें बहुत अच्छी मिलेगी। धीरे धीरे और भी चीज़ें बेहतर होगी। अभी मान लो ये बेहतर है और बेहतर होगी भाई, जितना इस पे अपन काम करेंगे तो और चीज़ों को बेहतर ही करते जाएंगे, और ख़राब तो नहीं होने वाली, इससे बेटर ही होगा। और फिर धीरे धीरे हम चीज़ों को और बेहतर करेंगे। तो जितने भी लोग जुड़े हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि मान लीजिए कि अगर आपका कोई दोस्त है, वो लोग भी अगर वो पढ़ना चाहते हैं और उनको उतनी अच्छी चीज़ें नहीं मिल रही, हालांकि यूट्यूब में तो इतनी चीज़ें अब अवेलेबल है कि हम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातें बोल नहीं सकते, लेकिन मान लीजिए कि अगर आपको ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी समझ में आ रही शायद उसकी तुलना में, तो आप
इसको देख सकते हैं और दूसरों को भी आप बोल सकते हैं कि भाई आप शेयर करिए और वो लोग भी देखें, वो लोग भी जुड़े रहें ताकि चीज़ें और अच्छी रहे। और मान लीजिए जो सब्सक्राइब कर लिए वो तो बढ़िया है, जो नहीं करें वो सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको कुछ सजेशन अगर देना है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, आपके कमेंट्स का वेलकम है ना। यानी अच्छे कमेंट्स करिए, अब अच्छे कमेंट्स तो हर कोई सुनना चाहता है। टीचर को क्या चाहिए? सम्मान ही चाहिए, रिस्पेक्ट ही चाहिए, और इसके अलावा और तो कुछ मिल नहीं सकता है। तो भाई ये एक नया दौर है, एक नया जरिया है जहाँ से सम्मान प्राप्त हो सकता है। मोबाइल के सामने एक ऑडियंस है जिसको नहीं जानता इंसान, लेकिन कनेक्ट कर पा रहा है। जो भी आप लोग देख रहे हैं उन सब लोगों से कनेक्ट हो पाता है कि भाई चलो किसी को कोई चीज़ पसंद आ रही है, किसी का एफर्ट पसंद आ रहा है, वो अपने में एक बड़ी बात होती है। तो ठीक है, हम यहाँ से करते हैं, फिर आगे वाले टॉपिक को हम आगे और कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन।